हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट न्यू ब्लॉग। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने कार के 1 साल का ऑनरशिप रिव्यू। और इसमें मैं टोटल आपको बताऊंगा कि मुझे सर्विस कॉस्ट कैसा लगा नहीं लगा, इसका कार का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इस कार को आपको लेना भी चाहिए और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो क्यों आपको लेना चाहिए, और आप अगर क्यों नहीं लेना चाहिए। ये कंप्लीट वीडियो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये गाड़ी लगभग 5364 किलोमीटर अभी तक चल चुका है ऑडो पे। और अभी 53 किलोमीटर का रेंज है। और ये देखिए 13.6, जबकि हाईवे का माइलेज है। लोकल में तो ये 9-10 का ही माइलेज देता है, उससे ज़्यादा का नहीं देता। आप ये देख सकते हो 12.6 का भी एवरेज इसी में दिखा रहा है, जो लास्ट ट्रिप मैंने 274 किलोमीटर का किया था। तो आप समझ सकते हो ये छोटी गाड़ी होने के बाद भी क्या मुझे माइलेज में प्रॉब्लम हो रहा है इस गाड़ी इस में। छोटे से भी गाड़ी में आपको ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, जो इस सेगमेंट के अदर गाड़ी जैसे पंच में भी नहीं मिलता है। और इस गाड़ी में स्पेस तो आपको नहीं मिल सकता। ये जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आता है इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिलने का आप सोच भी नहीं सकते। इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेस तो थोड़ा कम ही मिलेगा। अदर वन, आप इसके बूट स्पेस देख सकते हो। बूट स्पेस ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग बूट स्पेस मोर देन सफिशियंट है। आप आराम से एक लंबे ट्रैवल पे एक छोटा फैमिली जा सकता है। तो ऐसा एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम इसके बूट में लगता नहीं। साथ ही में आपको इस छोटे से गाड़ी में बैक कैमरा भी मिल जाता है, जो आपको मोर देन सफिशियंट है जब आप रिवर्स लेते हो, क्योंकि इसका बैक कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। छोटे एक बार उधर से आना। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको, तब इसका कैमरा क्वालिटी दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हैं इसका कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा है। और साथ ही में ये कैमरा आपको, एक सेकंड गाड़ी थोड़ा स्टार्ट कर लूँ। ये आपको साथ में सेंसर के थ्रू आपको बताता भी कि आप स्टीयरिंग कितना मोड़ रहे हो, आपका गाड़ी किस साइड जाने वाला है, जिसको हम ड्राइवर साइड असिस्ट बोलते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, और बेसिकली जो न्यू ड्राइवर है उसके लिए तो और कुछ ज़्यादा ही। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इसके सर्विस से। सर्विस के बाद हम आएंगे इसके प्रॉस पे, उसके बाद आएंगे इसके कॉन्स पे, और ये गाड़ी आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, सर्विस का अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस मिक्स्ड है। कहीं पे बहुत अच्छा, कभी कभी मधेपुरा के भी सर्विस सेंटर पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है, और कभी कभी पूर्णिया के भी सर्विस सेंटर पे गंदा रहा है। जैसे मैं आपको इनसे जुड़ा हुआ कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे इस स्टार्टिंग लेते वक्त इस दोनों हेडलाइट में फॉग जम रहा था, जो कि मधेपुरा के सर्विस सेंटर पे उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि फॉग जमे तो हम हेडलाइट को रिप्लेस करते। बट मुझे पता था ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये रिप्लेस होता है। तो मैं फिर पूर्णिया लेके गया गाड़ी को, और पूर्णिया पे मुझे दोनों हेडलाइट को रिप्लेस करके मिला। तो आप ये बोल सकते हैं कि टाटा तो अच्छा है, बट उनके सर्विस सेंटर के साइड से ये गड़बड़ी था। तो चलिए वो हो गया। अदर वन, जब मैं सर्विस में ही अपने फॉग लाइट को इसमें लगवाने के लिए गया था गाड़ी में, तो उस टाइम पे मेरे गाड़ी के साथ थोड़ा सर्विस सेंटर के अंदर छेड़खानी हो गया, और मेरे गाड़ी पे पीछे के साइड पे एक जगह फेविक्विक गिरा दिया गया, जिससे बम्पर पे थोड़ा सा एक मार्क आ गया था। बाद में उन्होंने थोड़ा क्लीन करके प्रोसेस करके उस मार्क को तो हटा दिया, बट हाँ थोड़ा बहुत तो पेंट में प्रॉब्लम आ गया वहाँ पे। तो वो भी आप बोल सकते हैं सर्विस सेंटर पे वहाँ पे जो कारीगर काम कर रहे थे उनके मिस हैंडलिंग के कारण मेरे गाड़ी पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। अदर वन, मेरे घर में एक टाटा पंच भी है, सेम केस उनके भी साथ। वो जब भी सर्विस सेंटर पे कोई भी काम के लिए जाता है तो उसमें 2-4 एक्स्ट्रा स्क्रैच तो फिक्स्ड है कि उस पर आता ही आता है। तो मैं ये टाटा के सर्विस सेंटर वालों से, वहाँ पे जो काम करने वाले होते, इतना रैश ड्राइव करते आपके गाड़ी को, और इतने गलत तरह से चलाते हैं कि जिसका जवाब नहीं है। वो आपके गाड़ी को डैमेज कहीं ना कहीं करके ही भेजते। तो आप अगर वहाँ गाड़ी भेजो तो ज़्यादा दिन के लिए वहाँ पे गाड़ी मत भेजो और फिर गाड़ी लेके आ जाओ। या तो कोशिश करो कि आपके सामने ही आपकी गाड़ी का सर्विस हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरा कुछ सर्विस सेंटर। हाँ, और एक चीज़ मैं मस्त वाला आपको बताना चाहता हूँ। मैं अभी इस बार मेरे गाड़ी का जो मैं वॉशिंग ड्यू था, मैं उसके बाद वहाँ सर्विस सेंटर गया। मैंने देखा मेरी गाड़ी का सर्विस हो गया, बट गाड़ी पे से सर्विस रिमाइंडर हटा ही नहीं है। तो मैंने क्लेम किया कि मेरे गाड़ी पे सर्विस रिमाइंडर क्यों दिखा रहा है। तो वहाँ के जो कुछ एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने देखिए मुझे मेरे गाड़ी का बिना मतलब का डायग्नोस्टिक कर दिया, और उसका बिल मुझे लगभग 369 रुपीज़ का पकड़ा दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो मेरे गाड़ी का सर्विस हुआ, सर्विस में आपने ऑलरेडी सारा कुछ किया, तो मेरा इशू क्या था, मैं जब वॉशिंग के लिए गया कि मेरे गाड़ी पे से सर्विस रिमाइंडर क्यों नहीं हटा है। जब आपने थर्ड सर्विस किया है तो सर्विस रिमाइंडर हटना चाहिए।
ऐसा तो नहीं कि मैंने 50 किलोमीटर चलाया और उसके बाद सर्विस रिमाइंडर मुझे दिखने लगेगा, तो वो दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, उसका बिल मुझे 400 रुपये का एक चेप दिया। तो ये बोल सकते हैं फिर अगेन वहाँ के सर्विस सेंटर के एग्जीक्यूटिव जो है इनका गलती है सर, टाटा के साइड से मैं गलती इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पे हायर अथॉरिटी को ये चीज़ बताता तो वो तुरंत में उसके बिल को जीरो कर देते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पहले भी ऐसा देखा है कि जहाँ पे लोअर स्टाफ होते हैं वो थोड़ा सा अपने कमीशन के चक्कर में आपका फालतू का बिल बना देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा जब गाड़ी ले जाओ तो डिटेल में देखो वो आपकी गाड़ी के साथ कर क्या रहे हैं। तो एज सच कुछ मेरा एक सर्विस एक्सपीरियंस मिक्स्ड ही रहा है, और सर्विस एक्सपीरियंस के साथ मैं इनके अब प्रॉज पे आना चाहूँगा कि अगर आप टाटा गाड़ी ऑन करना चाह रहे हो और साथ में आप टाटा टियागो लेना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या इसमें प्रॉज है, क्या क्या बेटर है। अगर आप एक छोटा फैमिली कार जो हाईवे, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि 60% आपका लोकल और 40% हाईवे झेल जाए, तो उसके लिए आपको ये टाटा टियागो बेस्ट है आपके लिए प्राइस बजट में। और स्पेसिफिकली आपको सेफ और एक छोटा गाड़ी चाहिए तो गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में तो बेस्ट है, साथ ही साथ आपको रोड पे एक अच्छा कम्यूटेबल है, आपको कहीं पे भी इस गाड़ी को चलाने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। साथ ही साथ इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी, अगर हाईवे पे आप एक अच्छे स्पीड लिमिट को मेंटेन करके चला रहे हो, लाइक 80 टू 90 के बीच में चल रहे हो, तो ये गाड़ी आपको आराम से 16 का माइलेज दे देगा ऑन हाईवे। बट अगर आप जब इसको लोकल एरिया में चलाओगे, ये गाड़ी आपको गिर के 10 के माइलेज पे आ जाएगा लगभग विथ एसी। मैं जो भी माइलेज बोल रहा हूँ विथ एसी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा गाड़ी विथ एसी चलता है, मैं कभी भी एसी ऑफ करके गाड़ी नहीं चलाता हूँ। अदर वन सीट कंफर्ट, इस गाड़ी का मुझे लगता है इस सेगमेंट में सीट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। ये भी है कि मैंने अपनी गाड़ी पे अलग काम कराया, बट स्टार्टिंग टाइम में कुछ टाइम मेरा गाड़ी जब तक ये सीट बन रहा था तब तक मेरा गाड़ी विदाउट सीट कवर चल रहा था, तो मुझे लगता है उसके फैब्रिक में इतना होल्डिंग है, आप यहाँ से आके देख भी सकते हो कि आपको प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है। आप ये देखो, ये सीट आपको लगभग 1, 2 और ये लगभग 4 उंगली, तो अगर मेरे जैसा 5'8" का मेरा हाइट है, मेरे जैसा अगर बंदा इस पे बैठता भी है तो कम्प्लीटली अच्छे से बैठ सकता है। यहाँ तक उसके पास थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है। मुझे किसी तरह अगर मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँ तो मुझे किसी भी तरह अंदर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने एक लो बजट कार लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इसका कंफर्ट और हाइट, और सबसे बड़ा आप जब इसी सेगमेंट के मारुति 800 या K10 में बैठने जाते हो तो आपको लगेगा कि ज़मीन पे बैठे। मेरे घर में वो भी गाड़ी है तो मुझे पता है उस पर लगता है ऐसा कि आप ज़मीन पे बैठो, बट इसके गाड़ी का सीट हाइट ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत नीचे बैठे हो, आप बहुत कंफर्टेबली इस गाड़ी पे आराम से बैठ सकते हो। तो ये था, और वही आप सेम अगर पीछे आके देखते हो तो पीछे का भी सीट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। अभी देखो सीट मैंने बहुत ज़्यादा पीछे किया है, तो हाँ लेग रूम नहीं मिल रहा है। साइड में मैंने सीट कुशन भी लगाया है तो भाई लेग रूम और कम हो गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे थाई सपोर्ट आपको थोड़ा कम लग सकता है, बट फिर भी ये थाई सपोर्ट इतना कम नहीं है कि आपको कंफर्टेबल राइड नहीं देगा। कंफर्टेबल राइड है, ठीक है। साथ में आप ये सीट का ये देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा स्लाइंट है, जिसके कारण आपको बैक में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, स्पेशली आपके ओल्डर एज पेरेंट्स को। तो ऐसा कुछ है। बूट स्पेस भी आपको मैंने दिखाई दिया, बूट स्पीड भी इस गाड़ी में अच्छा खासा है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस फ्रेम में छोटे को बोलूँगा जाने के लिए, अब उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि गाड़ी में क्या स्पेस मिलता है। तुम्हारा हाइट कितना है? 6 फीट। तो आप पहले फ्रंट सीट पे जाओ, अपने अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट करो सीट को। और ये वाला सीट अभी छोटे के अकॉर्डिंग था, इसलिए वो मुझे उतना कम स्पेस मिल रहा था। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग एडजस्ट है? चलो, अब ये 6 फीट के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। तो अब देखिए ये पीछे आएगा तो क्या स्पेस बचा इसके लिए। तो अब इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टाइट मामला हो गया है। तो देख सकते हैं इसके पास हेडरूम तो मिल जा रहा है, हेडरूम ऐसा कि नहीं है कि नहीं मिल रहा है, थोड़ा हेडरूम तो है इसके पास, बट
लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे टाटा नेक्सॉन ही कहा लेने के लिए, क्योंकि इस गाड़ी में इसका बैठना तो बहुत मुश्किल है। तो हाँ, अगर आपका 6 फीट अबव हाइट है तो आप ये गाड़ी मत ही ले, वही बेटर है। आप पंच या नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। फिर ये गाड़ी तो आपके लिए नहीं बना है। अगर आप 2 पर्सन चलना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर आपके घर में ज़्यादा आदमी 6 फीट से ज़्यादा है तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। हाँ, और लुक वाइज ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। आप देख सकते हो, वो जैसे इसके सामने वाले फेंडर को देखो, यहाँ से आपको लुक में ये गाड़ी कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके देता है, आप देख सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे देखो, इस गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरह से पूल में ठोका गया था, बट आप देखो ये मिनिमम सा डेट इस पे पड़ा है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो। प्रो कॉन्स बता दिए। हाँ, वो दोनों मिले हुए हैं। जैसे स्पेस से रिलेटेड इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, वहीं बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। माइलेज से रिलेटेड लोकल एरिया में प्रॉब्लम है, तो हाईवे बहुत अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी अच्छा है तो माइलेज थोड़ा ना थोड़ा डाउन कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। उसके साथ ही अब वैसे भी जानते हो कि जब से E20 वाला सीन हुआ है तो माइलेज गाड़ी का ऑलरेडी डाउन हो गया। तो मेरा गाड़ी E20 के बाद निकला है, तो आप समझ ही सकते हो माइलेज ड्रॉप इसलिए भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो मुझे लगता है इससे बेटर माइलेज ये दे देता, क्योंकि मेरे घर में पहले से भी मेरी जीजा जी के पास टाटा टियागो है टॉप मॉडल, तो उसमें माइलेज उनको अच्छा ही मिलता था पहले के टाइम में। वो बताते हैं लगभग 18 के लगभग का माइलेज। और लोकल एरिया में भी वो गाड़ी मुझे अभी भी लगता है कि 15 का माइलेज तो मैं जब भी जीजा जी की गाड़ी पे देखता हूँ MID पे रहता ही रहता है। हो सकता है जीजा जी हम लोग के जैसे थोड़ा रैश नहीं चलाते, पता नहीं, मैं रैश चलाता हूँ या बहुत ज़्यादा पंजा दाब देता हूँ इसलिए भी इसका माइलेज थोड़ा ड्रॉप रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप छोटे गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। आपके घर का कोई फर्स्ट कार है तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा माइलेज की तरफ है तो ये भूल के भी ये गाड़ी मत लीजिए, आपके पॉकेट में बहुत ही हैवी डेंट कर सकता है। आपके अकॉर्डिंग, मेरे लिए वो वैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए फैमिली का सेफ्टी ज़्यादा मैटर था। और अदर वन कि हाँ, अगर आपको टाटा का सर्विस बिल्कुल नहीं पसंद है तो इसको मत लीजिएगा। अगर आप ये गाड़ी टाटा का कोई भी गाड़ी, ये नहीं सर, टाटा का कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको थोड़ा टाटा सर्विस सेंटर में अपने कनेक्शन बनाने होंगे, थोड़ा हसल करना होगा। हसल के बाद आपको प्रोडक्ट तो अच्छा टाटा देते ही हैं, सर्विस भी आपको थोड़ा अच्छा मिलने लगेगा जब आपका वहाँ पे अपना पहचान बन जाएगा। तो इसी के लिए thanks for watching my complete video. Please like, share and subscribe my channel for channel support and my motivation. Thanks. Bye bye. Love you guys.